सेक्युलर पार्टी कहे जाने के बाद जहां एक और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेताओं की गाल लाल हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी को डिफेंड करते करते पार्टी के प्रवक्ता ऐसे कुतर्क देने लगते हैं कि उन्हें खुद ही हंसी आ जाती है। यह कुतर्क उनकी मजबूरी भी है और वो नियति भी जो राहुल गांधी ने इनके लिए तय की है। हाँ, इस हंसी वसी के बीच गाली देने की मशीन सुप्रिया श्रीनेत और तपस्वी पवन खेड़ा ने अपने नबी राहुल गांधी के बचाव का हिमालय अपने कंधों पर उठा लिया है। अब इस मेहनत की कीमत अगर इतिहास को तोड़ने मरोड़ने से चुकानी पड़े तो इसके लिए तो कांग्रेसी संभ्रांत यानी एलीट नेता हमेशा से तैयार रहते हैं। कांग्रेस हो या इसके नबी राहुल गांधी, ये तथ्यों और इतिहास से मुंह तो चुरा सकते हैं लेकिन उन्हें नकार नहीं सकते। यही कारण है कि राहुल गांधी का बचाव करने के लिए पवन खेड़ा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लिया। इन्हीं के विचारधारा के पूर्वज श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन भी किया, सरकारें भी बनाई और पाकिस्तान का प्रस्ताव भी पारित होने दिया। अब ये पवन खेड़ा की गलती भी नहीं है। उनके वर्तमान खलीफा, पैगंबर, नबी, ऑल इन वन राहुल गांधी विदेश जाकर खुद की कलम से लिखा गया इतिहास बताते हैं, जिसके अनुसार गुरु नानक थाईलैंड गए थे। He had gone to Thailand. अब चूंकि मामला थाईलैंड का है, इसलिए आप इसे फ्रीडियन स्लिप भी कह सकते हैं या फिर इसके लिए राहुल गांधी को किड हिस्टोरियन भी, चॉइस आपकी है। पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का सेकुलर हो जाना गंभीर बात है। ऐसे में यहाँ चॉइस की अपेक्षा तथ्यों को प्रेफर किया जाएगा और तथ्य क्या बताते हैं ये हम आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार, मैं हूँ जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मुस्लिम लीग के पहले बनी तमाम परिस्थितियों में 1857 की क्रांति महत्वपूर्ण है। दरअसल 1857 की क्रांति के बाद इस्लामिक सत्ता को मिली हार मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों के लिए झकझोरने वाली रही। इस घटना और इसके परिणामों ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों के एक नए विचार का निर्माण किया, जिसके मुखिया सर सैयद अहमद खान रहे। दूसरी ओर सन 1885 में स्थापना के समय कांग्रेस खुद को एक राजनीतिक प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत कर रही थी, न कि हिंदू हितों की प्रतिनिधि पार्टी के तौर पर। इस दौर में हिंदुओं की स्थिति पर नजर डालें तो वे हर आक्रमणकारी के शासन में स्वयं को ढालकर अपने मूल्यों की रक्षा कर रहे थे। इस प्रक्रिया में हिंदुओं ने भारत को, चाहे राज्य का स्वरूप कुछ भी रहा हो, पर कभी भी उसे छोड़ने या फिर त्यागने का विचार नहीं किया। इसके विपरीत सर सैयद के नेतृत्व में शुरू हुए मुस्लिम नवजागरण का स्वरूप प्रारंभ से ही राजनीतिक रहा। हिंदू एकता का डर सैयद अहमद खान के भाषणों में दूसरा प्रमुख मुद्दा था। वे हिंदू एकता के डर से अपने भाषणों में लगातार इस बात पर जोर देते थे कि हिंदू एक धार्मिक इकाई से ज़्यादा बंगाली, मराठी, राजपूत और पंजाबी है, जबकि मुसलमानों को संगठित दिखाने के लिए यही पैमाना वो मुसलमान समुदायों पर आरोपित नहीं करते थे। सर सैयद के लेखों में हिंदू राज आने का स्पष्ट डर देखा जा सकता था, जिसको समाप्त करने और अपने समुदाय को संगठित करने के लिए वो मूर्खतापूर्ण तर्क देने से भी कभी नहीं चूके। इस प्रकार मुसलमानों में एक अलगाव का जो भाव पहले से था, उसको उबारने में सैयद अहमद खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सैयद अहमद खान खुले तौर पर मुस्लिमों को एक संगठित कौम या राष्ट्र मानते थे और मुस्लिम एकता का सूत्र धर्म को मानते थे। इस प्रकार धार्मिक आधार पर दो कौमी नजरिए के राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले पहले व्यक्ति सैयद अहमद खान थे। 1857 की क्रांति की लड़ाई हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर मुस्लिम शासन के अंतर्गत लड़ी। हिंदुओं ने इस लड़ाई में एक मुस्लिम शासक को अपना नेता सहज स्वीकार कर लिया था। पर यहाँ प्रश्न उठना अब लाजमी है कि सैयद अहमद खान जैसे लोग क्या 1857 की क्रांति में हिंदू नेतृत्व का समर्थन करते? इसके साथ ही एक प्रश्न और उठता है कि क्या भारत के विभाजन की नींव उनके विचारों का परिणाम नहीं रही? सैयद अहमद खान 1887 से पृथक निर्वाचन की बात कर रहे थे। ये उस समय की बात है जब कांग्रेस ने अपना राजनीतिक पक्ष चुना भी नहीं था। सर सैयद के लोकतंत्र के संदर्भ में इन्हीं विचारों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम से अभी अभी बाहर किए गए इस्लामिक कवि अल्लामा इकबाल ने दशकों बाद एक शेर के रूप में कुछ इस प्रकार से कहा: इस राज को एक मर्दे फिरंगी ने किया फाश, हर चंद के दाना इसे खोला नहीं करते। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें मर्दों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। इस प्रकार मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कभी यकीन था भी नहीं, क्योंकि वो न केवल हिंदुओं से डरे हुए थे, बल्कि लोकतंत्र के माध्यम से वो संख्या में अधिक मुस्लिम समाज के पिछड़ों और दलितों के हाथ में सत्ता के जाने से विचार से भी डरते थे। सर सैयद ने जिन विचारों की नींव डाली, आगे चलकर उसी नींव के ऊपर सन 1906 में मुस्लिम लीग नामक दीवार खड़ी की गई, या फिर ये कहना चाहिए कि उसकी भौतिक उत्पत्ति हुई। इसी राजनीतिक चेतना के अभिभूत होकर मुस्लिम नेतृत्व ने भारत विभाजन की नींव डाली। यहाँ तक तो हम ये समझ चुके हैं कि सर सैयद ने जिस अलगाववाद की नींव रखकर टू नेशन थ्योरी का आविष्कार किया,
उसे ही साकार करने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। अब हम इस बात की पड़ताल करते हैं कि किस तरह मुस्लिम लीग को दक्षिण भारत की राजनीति से मदद मिली। दक्षिण में इस्लाम का आगाज उत्तर भारत से अधिक सहजता और शांति के साथ हुआ। दरअसल दक्षिण में इस्लाम की शुरुआत व्यापार के सहारे हुई। दक्षिण भारत में इस्लाम की राजनीतिक शुरुआत सबसे पहले कांग्रेस और महात्मा गांधी द्वारा खिलाफत के समर्थन के कारण हुई। कांग्रेस ने सबसे पहले मुस्लिम नेतृत्व को जगह दी थी। यह बात और है कि खिलाफत मूवमेंट के बाद मोपला दंगे और मोपलास्तान की मांग ने कथित एकता में खटास पैदा कर दी। 1930 के दशक में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को तोड़कर मुस्लिम लीग का पुनर्जागरण किया तो यही व्यवस्था साउथ में भी होनी थी। इसी व्यवस्था यानी साउथ में कांग्रेस को तोड़कर मुस्लिम लीग के पुनर्जागरण का बीड़ा सिद्दी बी पोकर, के.ओ.पी. और एम मोहम्मद इस्माइल जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने उठाया और जिन्ना की मुस्लिम लीग की सदस्यता भी ली। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 1930 में ही मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अल्लामा इकबाल अपना प्रसिद्ध भाषण दे चुके थे, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का खाका प्रस्तुत किया था। और 1933 में रहमत अली खान ने पाकिस्तान के विचार को व्यावहारिक ढांचा दे दिया। हालांकि औपचारिक रूप से मोहम्मद अली जिन्ना थे जिन्होंने 1940 में पाकिस्तान के विचार को राजनीतिक मुद्दा बनाया। इसलिए दक्षिण भारतीय कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं ने जब मुस्लिम लीग की सदस्यता ली तब उनको स्पष्ट रूप से मालूम था कि मुस्लिम लीग के मुद्दे क्या हैं और इन मुद्दों में उनकी भूमिका क्या रहेगी। पाकिस्तान के वायदे पर ही मद्रास प्रेसिडेंसी में 1946 में हुए चुनाव में मुस्लिम लीग ने सारी पृथक निर्वाचन वाली सीटें जीती। अब कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेत के उस दावे की बात करते हैं जिनमें उनका कहना है कि केरल की मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग नहीं है जिसने भारत का विभाजन करवाया था। इसका जवाब भी हमें इतिहास से ही मिल जाएगा। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि एम मोहम्मद इस्माइल और कांग्रेस के कुछ और मुस्लिम नेताओं ने जिन्ना के नेतृत्व में मद्रास प्रेसिडेंसी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सदस्यता ली। इन नेताओं ने पाकिस्तान बनाने के नाम पर 1946 का चुनाव भी लड़ा और जीते भी, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद इनमें से कोई भी नेता पाकिस्तान नहीं गया। इधर मालाबार में स्वतंत्र मोपलास्तान भी नहीं बन पाया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी लगभग समाप्त प्राय हो गई। तो भारत का विभाजन करवाने वाले ये नेता नए भारत में रहकर क्या करते? तभी इन्हीं एम मोहम्मद इस्माइल ने 1948 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना की। संविधान लागू होने के बाद 1952 में हुए पहले आम चुनाव में इन्हीं में से एक और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मद्रास शाखा के संस्थापक बी पोकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पहले संसद सदस्य बने। अब हम ये तय करना आप पर छोड़ते हैं कि कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता जिस मुस्लिम लीग को सेकुलर बता रहे हैं वो कितनी सेकुलर थी। कांग्रेस का साथ छोड़कर पाकिस्तान बनाने में जिन्होंने जिन्ना की मदद की और मद्रास में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग खड़ी करके पाकिस्तान बनाने के पक्ष में प्रचार किया, वे किस एंगल से सेकुलर होंगे? अच्छा, अगर आपको यह लग रहा है कि आज़ादी के बाद मुस्लिम लीग का काम पूरा हो गया था या जिस सेकुलरिज्म की चर्चा राहुल गांधी कर रहे हैं वो आज़ादी के बाद IUML का हिस्सा बनी, तो आपका यह भ्रम भी हम इसी वीडियो में दूर कर देते हैं। इतिहास जितना भी कड़वा हो उसे सुनने की क्षमता रखी जानी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखकर यह जानना आवश्यक है कि 1946 के जिस चुनाव ने पाकिस्तान बनने का रास्ता साफ किया था और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जिन मेंबर्स ने पाकिस्तान बनाने में तन मन और धन से पूरा सहयोग किया, वो पाकिस्तान बनने के बाद वहां नहीं गए बल्कि भारत की संविधान सभा में घुस गए। यही कारण है कि भारत की संविधान सभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व विभाजित भारत की मुस्लिम आबादी के अनुपात से ज़्यादा रहा। ये एक ऐसा तथ्य है जिसकी तरफ अधिकांश विद्वान ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ एक और मज़ेदार तथ्य जान लीजिए जो सुप्रिया श्रीनेत या पवन खेड़ा जैसे नबी के दीवाने नहीं बताएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अधिकांश बचे हुए नेता भारत की संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्य के रूप में नहीं पहुंचे, क्योंकि मुस्लिम लीग ने 1946 में ही संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। विभाजन के बाद संविधान सभा में इन मुस्लिम सदस्यों ने पुनः उसी मुद्दे को अपना विषय बनाया जिसकी 1906 में शुरुआत की थी, अर्थात मुसलमानों के लिए स्वतंत्र भारत में पृथक निर्वाचन की मांग। इन्हीं तथाकथित सेकुलर बी पोकर और KTM अहमद इब्राहिम द्वारा मुसलमानों के लिए एक अलग इलेक्टोरल व्यवस्था की मांग बार बार की गई। इसी के तहत एक और संशोधन रखा गया था जिसके तहत मांग की गई थी कि आरक्षित सीटों से जीते व्यक्ति को तभी जीता हुआ माना जाए जब उसको उसकी कौम यानी जो आप सोच रहे हैं उसका 30% वोट कम से कम मिला हो। यह प्रस्ताव भी गिर गया और सरदार पटेल ने रुष्ट होकर मुस्लिम समुदाय के लिए सीटों के आरक्षण पर पुनर्विचार की मांग की। अब चूंकि हमें यह पता चल गया है कि मुस्लिम लीग से ही निकलकर IUML सामने आई है, तो बड़ा सवाल ये उठता है कि ये किस तरह के लोग थे जिन्होंने लाखों हत्याएं करवाई, विभाजन के बाद भी भारत में अलगाववाद को हवा दी, तो फिर ये किस प्रकार सेकुलर बन गए।
इन लोगों से भी गजब आदमी थे पंडित नेहरू, जो चुने हुए प्रधानमंत्री थे और 1946 से ही संविधान सभा की संप्रभुता का राग तो गा ही रहे थे, लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि उन्होंने इस प्रकार के सदस्यों की संविधान सभा में उपस्थिति पर कोई टिप्पणी की हो जिन्होंने भारत की संविधान सभा की संप्रभुता को कुछ महीने पहले ही स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो। शायद नेहरू साहब भी लाशों के ऊपर मोहब्बत की दुकान खोल चुके थे। IUML के राजनीतिक लक्ष्यों में भी मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना लिखा है, तो वर्ग विशेष के लिए काम करने वाली पार्टी किस तरह सेकुलर हो गई, इसकी व्याख्या कम से कम कांग्रेस से तो नहीं पूछी जानी चाहिए, जिसने मुस्लिम लीग से गठबंधन कर सिर्फ सत्ता का भोग किया है। कांग्रेस से ये जरूर पूछा जाना चाहिए कि अगर कांग्रेस को हिंदू मुस्लिम एकता और धर्मनिरपेक्षता पर इतना यकीन था तो कांग्रेस को पृथक निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार करना चाहिए था। आखिर कांग्रेस तो भारतीय राजनीति में बहिष्कार और असहयोग की जननी थी, तो कांग्रेस की ऐसी कौन सी मजबूरियां थी जो उसने लखनऊ समझौता किया और पृथक निर्वाचन को मान्यता दे दी? क्या देश विभाजन और संविधान में अलगाववाद को बढ़ावा और मराठ नरसंहार में हो रही IUML की भूमिका को भूल चुका है? जवाब है नहीं। कांग्रेस के नेता अपने नबी राहुल गांधी का बचाव करें, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया में वे देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कांग्रेस को यह समझ लेना चाहिए कि इतिहास को रौंद कर नैतिक महानता ओढ़ने के कांग्रेस पार्टी के दिन अब गए। अब सुप्रिया श्रीनेता और पवन खेड़ा को शुभकामनाओं के साथ हमारा ये संदेश है कि राहुल गांधी को भारत के राजनीतिक इतिहास की शिक्षा लेने को कहें, क्योंकि यह देश विपक्ष के नेता की ऐसी हल्की बातें देख बेइज्जत महसूस करता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।